आज के इस लेक्चर का प्रारंभ करते हैं जर्मन के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक इबिंगहास के एक छोटे से कथन से, जो आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है कि मनोविज्ञान का अतीत बहुत लंबा है किंतु इसका इतिहास बहुत छोटा है। यह कथन मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि पर अपना प्रकाश डालता है। इसकी शुरुआत दर्शन शास्त्र से मानी जाती है, अर्थात मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र से मानी जाती है। मनोविज्ञान की पृष्ठभूमि के संबंध में जब हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पर हमें प्लेटो और अरस्तु के वक्तव्य हमें दिखाई देते हैं। प्लेटो, जिन्होंने रिपब्लिक नामक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में उन्होंने शिक्षा संबंधी अपने विचार प्रकट किए। अरस्तु ने अपने विचारों को शिक्षा के संदर्भ में इस प्रकार से मोड़ने का प्रयास किया कि उन्होंने आधुनिक मनोविज्ञान को और एक नवीन प्रकार देने का प्रयास किया। यहाँ पर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता था। उसके बाद धीरे धीरे जब शताब्दियां चेंज होती चली गई तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध दार्शनिक का नाम हमारे सामने आता है, डेकार्टे का, जो कि फ्रांस के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उनको आधुनिक दर्शन का जन्मदाता भी माना जाता है। क्या माना जाता है? आधुनिक दर्शन का जन्मदाता, दर्शन का जन्मदाता या पितामह कहा जाता है उसको। डेकार्टे 1596 से लेकर के 1650 तक उनका कार्यकाल रहा, यानी कि उनकी एक अवधि रही। उस अवधि के दौरान उन्होंने कुछ बातों को बताया जो आपके लिए जानना जरूरी है। पहली चीज उन्होंने कही कि पशु और विवेकहीन मनुष्य का जो स्वभाव होता है, जो उनके गुण होते हैं, जो उनकी क्रियाएं होती हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता। दूसरी चीज उन्होंने कही कि जो मनुष्य का मन और उसका शरीर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों भिन्न होते हैं, इनमें आपस में कोई तारतम्यता नहीं होती, इसीलिए डेकार्टे को द्वैतवादी कहा जाता है। तीसरी चीज उन्होंने कही कि जिस प्रकार से किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देता है, उसी प्रकार से भौतिक वस्तुओं का प्रतिबिंब मस्तिष्क में दिखाई देता है, यानी कि मन में दिखाई देता है। ये तीन बातें डेकार्टे के द्वारा बताई गई। तो यहाँ पे आप तीन चीजें यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि डेकार्टे फ्रांस के निवासी थे और उनको आधुनिक दर्शन का पितामह या जन्मदाता कहा जाता है। दूसरा नाम आपके सामने यहाँ पे आता है, जब हम मनोविज्ञान के स्वर्णिम इतिहास या इसकी यात्रा की चर्चा करते हैं तो दूसरा नाम इसके यहाँ पे सामने आता है जॉन लॉक का। बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जॉन लॉक, जो कि ब्रिटेन के राजनीति शास्त्री भी रहे हैं और दार्शनिक भी रहे हैं, बहुत बुद्धिवादी रहे हैं। और उन्होंने इस बात को बताया कि मनुष्य का जो मस्तिष्क होता है वो कोरी प्लेट या कोई स्लेट के समान होता है, उस पर कोई चिन्ह अंकित नहीं होता। अर्थात जब बालक जन्म लेता है तो उसके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई चिन्ह अंकित नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे वह वातावरण से अपनी अंतःक्रिया करता है, उसके मस्तिष्क में ट्रेस बनने शुरू हो जाते हैं, चिन्ह बनने शुरू हो जाते हैं। जॉन लॉक इस बात को कहते थे कि मन जो है बाह्य जगत से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को ग्रहण करता है और इसीलिए जॉन लॉक को पर्यावरणवादी भी माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर एक संबंध बताया जिसको यहाँ पर मन और बाह्य जगत के मध्य में एक साहचर्य स्थापित होता है, इसीलिए इनको साहचर्यवादी भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ उन्होंने एक शब्द और दिया जिसको नाम दिया गया मानसिक रसायन, यानी कि मेंटल केमिकल। इन दोनों को मिलाकर के वर्तमान में एक नए वाद का प्रारंभ हुआ जिसको नाम दिया गया संरचनावाद। इन दोनों को मिलाकर के एक संप्रदाय मनोविज्ञान का विकसित हुआ जिसको संरचनावाद या स्ट्रक्चरलिज्म कहा जाता है। इसके अलावा
एक महत्वपूर्ण, जैसे जैसे मनोविज्ञान का विकास होता रहा, मनोविज्ञान आगे बढ़ता रहा और वह दर्शन शास्त्र के चंगुल से मुक्त होता रहा। एक नाम आपके सामने यहाँ पर आता है, जो है जे मूलर का। यहाँ पे आपके सामने लिख देता हूं, जे मूलर। जे मूलर ने इस बात को बताया कि संवेदना का जो स्वरूप होता है वो उत्तेजित स्नायु विशेष से संबंध रखता है। यानी कि संवेदनाएं जो होती हैं वो मनुष्य के संपर्क में आती हैं और मनुष्य जो है उन संवेदनाओं को ग्रहण करता है। ग्रहण करने के बाद मन जो है उन संवेदनाओं के बारे में प्रत्यक्ष अर्थ प्राप्त करने का प्रयास करता है। जे मूलर इस बात को कहते थे कि उन्होंने स्नायु विशेष पर, यानी कि स्नायु परिवर्तन होते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है और मन जो है उस प्रभाव को व्यक्त करता है। इसके अलावा दूसरा नाम यहाँ पे आता है, बहुत प्रसिद्ध नाम है, वो है फैक्नर का, जो कि एक फिजिशियन थे, फिजिक्स के ज्ञाता थे। उन्होंने स्नायु क्रियाओं का मापन करने के लिए, यानी कि स्नायु गति का मापन करने के लिए साइकोफिजिकल मेथड का प्रतिपादन किया। किस चीज का पालन किया? साइकोफिजिकल मेथड का प्रतिपादन किया। ठीक, तो यहां पर फैक्नर ने और जे मूलर ने मनोविज्ञान, जो कि दर्शन शास्त्र के अंतर्गत कार्य करता था, धीरे धीरे उसको वहां से, यानी कि दर्शन शास्त्र से हटा करके विज्ञान की परिधि में लाने का कार्य किया। इसके अलावा यहां पर एक नाम और बहुत प्रसिद्ध नाम आपके सामने आता है, वो है, और ये नाम आपके सामने बार बार आया हुआ है, वो नाम है विल्हेम वुंट का। सभी परिचित हैं। 1850 के बाद मनोविज्ञान की परिस्थिति चेंज हुई, उसकी स्थिति चेंज हुई, उसके विषय क्षेत्र चेंज हुआ। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, उसके बाद मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा गया। अब यहाँ पर आकर के विल्हेम वुंट ने एक नई चीज पैदा की, एक नया विचार दिया। वो विचार किस प्रकार का था कि उन्होंने इस बात को बताया कि एक किताब लिखी ब्रीट्रेज के नाम से। ब्रीट्रेज के नाम देख लीजिए आप, ब्रीट्रेज। इस किताब में, ये पुस्तक है जो विल्हेम वुंट के द्वारा लिखी गई। इस किताब में उन्होंने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र से अलग करके एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्थापित करने का कार्य किया। विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने 1844 में प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नाम की पुस्तक लिखी। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नाम की पुस्तक लिखी और उस पुस्तक में मनोविज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया। इसके अलावा विल्हेम वुंट का नाम कई बार आपके सामने आ चुका है कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब? 1879 में जर्मनी के शहर लिप्जिंग में उन्होंने स्थापित की। इसीलिए विल्हेम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। तो ये सारी चीजें, मनोविज्ञान जो कि दर्शनशास्त्र का भाग था, उससे हटते हुए आधुनिक स्वरूप की तरफ को आगे बढ़ते हुए ये एक नया रूप हमारे सामने लाता है। और इसमें चाहे वो गणितज्ञ हों, फिजिशियन हों, या इसके अलावा मनोवैज्ञानिक या दार्शनिक हों, उन सभी ने इसमें बहुत बड़ा मेहनत की है। अब यहाँ पर 1879 में जब प्रयोगशाला का निर्माण हुआ तो उन्होंने, खासतौर से किसने? विल्हेम वुंट ने यहाँ पर एक मनोविज्ञान का एक नया क्षेत्र स्थापित किया, जिसको कहते हैं तत्कालिक अनुभूति। तत्कालिक अनुभूति, जिसको हम
बाद में चेतना के नाम से भी जानते हैं, और उन्होंने इसका एक विधि स्थापित की जिसको हम अंतर्निरीक्षण या अंतर्दर्शन विधि के नाम से जानते हैं। अंतर्दर्शन विधि के नाम से जानते हैं। यहाँ पर उन्होंने इस विधि का प्रतिपादन किया। तो मनोविज्ञान का इतिहास इस प्रकार से आगे बढ़ा। अब उसके बाद कई नाम और आपके सामने आते हैं, जैसे इसमें नाम आता है हेल्महोल्ट्ज का। उन्होंने जो मैं मुख्य रूप से जो संवेदनाएं थी उनके ऊपर अपना कार्य किया। संवेदना की जो संवेदना प्रवाह है उसकी गति पर उन्होंने कार्य किया। हेल्महोल्ट्ज ने, किसने? हेल्महोल्ट्ज ने संवेदना की गति या स्नायु गति, और साथ साथ उन्होंने श्रवण संवेदना और साथ साथ दृष्टि संवेदना, इन पर अपने विचार प्रकट किए। इसके अलावा एक नाम और आपके सामने आता है, यहां मिटा देता हूं मैं इसको, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा मुझे। एक नाम और आपके सामने आता है जो है मैक्स वेबर का। मैक्स वेबर जिनको राजनीति विज्ञानी मान जाता है, और उन्होंने नौकरशाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जीव विज्ञान के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी या लोक प्रशासन के विद्यार्थी इसके बारे में जानते होंगे कि मैक्स वेबर ने नौकरशाही का प्रसिद्ध सिद्धांत दिया। उन्होंने जो बताया उसको ध्यान से सुने। उन्होंने कहा कि दो वस्तुओं या दो उत्तेजनाओं या दो उद्दीपनों के जो मूल्य या उनके गुणों में जब वृद्धि होती है तो उन वृद्धियों में अंतर होता चला जाता है। यानी कि जिस प्रकार से दो वस्तुएं हैं या दो उत्तेजनाएं हैं, उनके मूल्य में या उनके गुणों में वृद्धि होने से उनके बीच में अंतर प्रकट होना शुरू हो जाता है, उनके बीच में अंतर बढ़ना शुरू होता है। यानी कि जैसे गुणों में और मूल्यों में वृद्धि होती है, वैसे वैसे ही उनके मध्य में अंतर भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इस बात को मैक्स वेबर के द्वारा बताया गया। इसके अलावा सबसे प्रसिद्ध चीज जो यहाँ पर हमारे सामने आती है, जिसने पूरे के पूरे वैज्ञानिक जगत को प्रभावित किया, वो किस प्रकार से कि 1859 में कब? 1859 में, नाम बहुत प्रसिद्ध है, सभी जानते होंगे, विकासवादी। कौन? विकासवादी। कौन है विकासवादी? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन कहाँ के थे? इंग्लैंड के निवासी थे। यानी कि ये नाम ऐसा है जिसने वैज्ञानिक जगत में एक उद्वेलन पैदा किया। वो उद्वेलन किस प्रकार का था कि उन्होंने पूरे विचार जगत को परिवर्तित कर दिया। उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य में जन्म से ही जिस प्रकार से पशुओं के अंदर कुछ मानसिक विशेषताएं होती हैं, उसी प्रकार की विशेषताएं मनुष्य के अंदर भी पाई जाती हैं। दोबारा सुन लीजिए कि मनुष्य में जन्म से ही मानसिक प्रक्रियाएं मनुष्य के अंदर जो होती हैं, जिस प्रकार से जानवरों में होती हैं या पशुओं में होती हैं, वंशानुगत रूप से मनुष्य के अंदर भी पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मनुष्य की जन्मजात प्रवृत्तियों और पशुओं की वंशानुगत गुणों को आपस में जोड़ने का कार्य यहाँ पर चार्ल्स डार्विन के द्वारा किया गया, जो कि एक विकासवादी थे। तो यहाँ पर तो इस बात को बताने का उन्होंने प्रयास किया कि मनुष्य की प्रवृत्ति में और पशुओं की प्रवृत्ति में या उनके मानसिक गुणों में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता। और यहाँ पर आकर के मनोविज्ञान की एक तीसरी नई धारा जुड़ी। तीसरी नई धारा किस प्रकार से कि पहले वो दर्शन शास्त्र से जुड़ा हुआ था, फिर उसके बाद धीरे धीरे इसको फिजिक्स की संकल्पनाओं के हाथ में फेकनर और मूलर के द्वारा जोड़ा गया, हेल्महोल्ट्ज के द्वारा जोड़ा गया, और तीसरी विचारधारा यहाँ पर जुड़ी चार्ल्स डार्विन के द्वारा कि उन्होंने इसके स्वरूप को ही परिवर्तित कर दिया और यहाँ पर इसको एक नया रूप मिला पशु मनोविज्ञान के रूप में। इसके रूप में एनिमल साइकोलॉजी के रूप में। एनिमल साइकोलॉजी पशु मनोविज्ञान, एनिमल
साइकोलॉजी के रूप में अब यहाँ पर आकर के एक नई दिशा जो मिली, उसका लाभ उठाया अमेरिका के व्यवहारवादी जेबी वॉटसन ने और साथ साथ थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने 1898 में पशु मनोविज्ञान या एनिमल साइकोलॉजी नाम की किताब लिखी और उन्होंने जो अपने शिक्षण से संबंधित या बुद्धि से संबंधित या अधिगम से संबंधित जो सिद्धांत प्रस्तुत किए, उन सिद्धांतों को उन्होंने पशुओं पर ही अप्लाई किया, जैसे बिल्ली के ऊपर और चूहे के ऊपर। जेबी वॉटसन ने खरगोश के ऊपर अपना प्रयोगात्मक अध्ययन किया, सीखने संबंधी नियम प्रतिपादित किए। 1898 में थॉर्नडाइक ने पशु मनोविज्ञान नाम की किताब लिखी। उसके बाद 1913 में थॉर्नडाइक के द्वारा एजुकेशन साइकोलॉजी या शिक्षा मनोविज्ञान के नाम से किताब लिखी गई। ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो आपको जानना जरूरी है, और मनोविज्ञान के सफर में इन चीज़ों का बहुत बड़ा योगदान है, इसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए इन सब कुछ चीज़ों को जानना जरूरी है। सॉरी। अब आगे चल करके हम संरचनावाद और प्रकार्यवाद पर प्रकाश डालते हुए इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे।